वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के आवेदन की अंतिम तारीख रविवार को थी। आवेदन के लिए पोर्टल रात को बंद होने के 3.5 घंटे पहले तक 62,223 आवेदन जमा हो चुके थे। इन आवेदनों में करीब 1 लाख के आसपास यात्री हैं, क्योंकि एक ही आवेदन में एक से ज्यादा यात्री जैसे पत्नी, सहायक आदि के नाम भी हैं। इतनी संख्या में सीनियर सिटीजन सरकारी तीर्थ करने की कतार में हैं। अब इनमें से 18,000 रेल यात्रा के लिए तो 2,000 हवाई यात्रा यानी कुल 20,000 की लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें इस समय तक रविवार के दिन 8:30 बजे तक 3,597 जनों ने आवेदन किए हैं। कोरोना काल के बाद राजस्थान में अजमेर से तीर्थ नगरी पुष्कर के बीच चलने वाली ट्रेन का संचालन रेलवे ने एक बार फिर शुरू किया है। पहले दिन अजमेर रेलवे स्टेशन से 32 किलोमीटर का सफर ट्रेन ने 85 मिनट में पूरा किया। अजमेर और पुष्कर के बीच मदार, माकड़वाली और बूढ़ा पुष्कर 3 ठहराव स्थल हैं, लेकिन सफर के दौरान बीच में आए 3 क्रॉसिंग फाटक पर भी ट्रेन रुकी। रनिंग स्टाफ ने ही ट्रेन को फाटक से कुछ देर पहले रुकवा कर बंद किया। इसके कारण यात्रा का समय आधा घंटा बढ़ गया। सफर के दौरान तय 3 स्टॉप की बजाय 6 बार रुकी और वहीं ट्रेन में सवार यात्रियों का कहना था कि बीते 2 साल में भी रेलवे इस व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाया है। जोधपुर के कड़वट थाना इलाके में स्थित सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र रविवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलियों की आवाज सुनने के बाद सीआरपीएफ क्वार्टर्स में अफरा तफरी मच गई। यहाँ तैनात के एक जवान ने अपने परिवार सहित खुद को अपने क्वार्टर में बंधक बना लिया। बाद में उसने अपनी क्वार्टर की बालकनी में आकर एक के बाद एक फायर किए। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ समेत कई आला अधिकारी वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ का ये जवान छुट्टी नहीं मिलने से खफा था और सोमवार सुबह तक उसने अपने क्वार्टर का दरवाजा भी नहीं खोला था। कस्टम विभाग ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर से 90 लाख रुपए की कीमत का तस्करी कर लाया जा रहा सोना पकड़ा है। कस्टम अधिकारियों ने सोना बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से आई 3 महिलाओं यात्रियों से बरामद किया है। जब्त किए गए सोने का कुल वजन 1.8 किलो है। कस्टम अधिकारियों ने महिलाओं के पासपोर्ट जब्त कर इनकी विदेश यात्राओं के साथ साथ देश में की गई यात्राओं की डिटेल भी निकाली है। विभाग की ओर से पूछताछ करने के बाद तीनों आरोपी महिलाओं को अदालत में पेश किया जाएगा। 1.8 किलो तस्करी का सोना लाने वाली तीनों महिलाएं विदेश की रहने वाली बताई जा रही हैं। राजस्थान में सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की है। इसके लिए छात्र की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 15,000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराई जाएगी। सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सत्र 2022-23 के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया 4 जुलाई से जारी है। फ्री कोचिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। फ्री कोचिंग स्कीम के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। देश भर में आए दिन आने वाली सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बीच ईद के मौके पर बीकानेर से सुकून देने वाली खबर सामने आई है। देश में धर्म के नाम छाए हिंसा की काली छाया को दरकिनार कर बीकानेर के मुस्लिम समाज के बंधुओं ने ईद पर पहले अपने रब को याद करते हुए सजदा किया, फिर देश की आन बान शान तिरंगे को लहराकर देश में अमन शांति की दुआ की। ईद के मुबारक मौके पर शहर में रविवार को नई पहल करते हुए ईदगाह के बाहर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाते हुए देश में भाईचारे, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। इस मौके पर देश का ये पहला आयोजन है जब ईदगाह के बाहर राष्ट्रीय ध्वज फहरा राष्ट्रीय गान गाया गया है। इसका आयोजन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से रखा गया था। ईदगाह में ईद की नमाज अदा होने के बाद शहर काजी शहनवाज हुसैन ने सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देने के साथ साथ भारतीय संविधान में आस्था और विश्वास को दृढ़ बनाने की अपील करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भीलवाड़ा में रविवार शाम नशे में धुत चालक ने खलासी के साथ मिलकर ट्रक से हड़कंप मचा दिया। चित्तौड़गढ़ रोड पर औद्योगिक इकाई में रुई खाली करने आए चालक ने नशे में 15 किलोमीटर ट्रक शहर की ओर दौड़ाया। चालक ट्रक लेकर पुलिस लाइन में संतोषी माता मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में 4 वाहन रौंदे, जिसमें 2 बाइक, 1 कार और 1 ऑटो रिक्शा शामिल है। एक बाइक सवार को कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद मंदिर के सामने रेलवे ट्रैक के निकट ट्रक पलटकर रुक गया। लोगों ने मौके से भाग रहे चालक खलासी को पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई करके प्रतापनगर पुलिस को सौंपा। जोधपुर के मंडोर 9 मील के पास बने कोल्ड स्टोरेज में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची 1 दर्जन से अधिक दमकलों ने 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। 9 मील स्थित विनायक कोल्ड स्टोरेज में देर रात आग की लपटें उठने लगी। कुछ देर बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं सूचना के बाद मंडोर, नागरी गेट, शास्त्री नगर, बासनी फायर स्टेशन से दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। सूचना पर मंडौर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर जमा भीड़ को हटाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और वहीं जयपुर में पिछले 24 घंटे में जमकर मेघ मेहरबान होने से आम जन को गर्मी से मिल रही है राहत। इस सप्ताह मेघ मेहरबान होने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उड़ीसा के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है और मानसून टर्फ लाइन बीकानेर, सीकर और कम दबाव क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इसके चलते मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इससे पूर्व बीते दिन से लेकर सुबह तक हाड़ौती अंचल समेत धौलपुर, बीकानेर में मेघ मेहरबान रहे। 21 से अधिक जिलों में मेघ बरसने के आसार हैं। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक जिलों में बारिश साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना है। आगामी 3-4 दिनों तक पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। खुले आटा, दाल, चावल को जीएसटी के दायरे में लाने का चौतरफा विरोध हो रहा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल यानी BUVM के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि छोटी चक्कियों वाले, छोटी दाल मिल वाले ट्रेडर्स के जरिए उपभोक्ता को गेहूं, आटा, दाल, चावल पहुंचाते थे। अब मजबूरन आटा, चावल, दाल सभी पर जीएसटी देकर ही उपभोक्ता इन कृषि चीजों को खरीद सकेगा। गुप्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गेहूं, आटा, चावल, दाल पर कोई जीएसटी नहीं लगाए और आटा, चावल, दाल बनाने वाली मशीनों पर भी प्रतिशत से 18% बढ़ाए गए जीएसटी को वापस लें। वहीं तेल की पैकिंग पर मिल रहे रिफंड को चालू रखें। यदि 11 जुलाई तक इसे वापस नहीं लिया गया तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बाध्य होकर देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लेना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी।